हेडलाइन में आपका स्वागत है, जहां हम आज के दौर के विषयों को सरल और दिलचस्प तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मैं हूं शशि और मैं हूं किरण। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात करेंगे जो शायद हर इंसान कभी न कभी खुद से पूछता है। एक अच्छा और खुशहाल जीवन आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ कुछ पलों की खुशी है या इससे कहीं ज्यादा गहरा कुछ है? बिल्कुल। और आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। हम हजारों साल पहले के यूनानी दार्शनिकों के ज्ञान से लेकर आज के दौर की जो मॉडर्न साइकोलॉजी है उसकी खोज तक का सफर तय करेंगे। ये तो बहुत दिलचस्प होने वाला है। हाँ, हम समझने की कोशिश करेंगे कि खुशी का असल मतलब क्या है और कैसे आभार मतलब ग्रैटिट्यूड जैसी एक साधारण सी भावना हमारी मानसिक और शारीरिक सेहत पर इतना गहरा असर डाल सकती है। क्या सच में आभारी होना हमें स्वस्थ बना सकता है, तनाव और डिप्रेशन से लड़ने में भी मदद कर सकता है? हाँ, और विज्ञान के पास इसके सबूत हैं। तो चलिए फिर इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हैं। शुरुआत करते हैं हजारों साल पहले के ग्रीस से। बिल्कुल। वहां के दार्शनिक हैप्पीनेस या खुशी के लिए एक अलग ही शब्द इस्तेमाल करते थे, यूडेमोनिया। यूडेमोनिया, ये बड़ा दिलचस्प शब्द है। अगर इसे तोड़ें तो दो हिस्से निकलते हैं। यू, जिसका मतलब है अच्छा, और डाइमॉन यानी आत्मा या स्पिरिट। अच्छी आत्मा मतलब एक अच्छी आत्मा के साथ जीना, ये सुनने में ही कितना गहरा लगता है। एकदम। उनके लिए ये सिर्फ एक एहसास नहीं था, बल्कि फलने फूलने मतलब फ्लरिशिंग की एक अवस्था थी, एक तरह का कल्याण, वेलबींग। और जो मशहूर दार्शनिक थे अरिस्टोटल। हाँ, अरस्तु का तो मानना था कि यूडेमोनिया ही इंसान के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है। लेकिन उनके लिए इसका मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं था, है ना? उनका फॉर्मूला कुछ और था। सही कहा। उनका कहना था कि यूडेमोनिया का मतलब है तर्क के अनुसार सद्गुणों वाला जीवन जीना। तर्क के अनुसार सद्गुणों वाला जीवन। और यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। अरस्तु के लिए ये एक वस्तुनिष्ठ मतलब ऑब्जेक्टिव विचार था। यह सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करता कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। एक मिनट, ये बात थोड़ी अजीब है। मैं खुद को बहुत खुश महसूस कर रही हूँ, लेकिन अरस्तु कह सकते हैं कि नहीं, तुम असल में खुश नहीं हो। ये कैसे हो सकता है? ये एक कमाल का सवाल है। अरस्तु का एक उदाहरण था कि अगर किसी व्यक्ति के बच्चे बहुत बुरे काम करते हैं तो वो व्यक्ति यूडेमोनिक नहीं हो सकता। भले ही उसे इस बात का पता ना हो। भले ही उसे पता ना हो और वो खुद को अच्छा महसूस कर रहा हो। उनके हिसाब से एक अच्छा जीवन सिर्फ हमारी अपनी भावनाओं तक सीमित नहीं है, वो बाहरी हकीकत से भी जुड़ा है। वाह, ये तो खुशी पर एक बहुत ही अलग और डिमांडिंग नजरिया है। तो क्या बाकी दार्शनिक भी यही मानते थे? लगभग सभी इसी के आसपास थे, पर सबके अपने अपने अंदाज थे। जैसे सोक्रेटिस, हाँ। उनका मानना था कि सद्गुण मतलब वर्चू ही सब कुछ है। अगर आपके पास सद्गुण है तो आप खुश रहेंगे ही, बाहरी हालात कुछ भी हों। और स्टोइक्स, उनका भी कुछ ऐसा ही था ना? हाँ, स्टोइक्स भी इसी बात को आगे ले गए। वो मानते थे कि दौलत, शोहरत, सेहत, इन चीजों पर हमारा कंट्रोल है नहीं। सही बात है। तो हमारी खुशी इन पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। उनके लिए खुशी जीवन का एक अच्छा प्रवाह थी, प्रकृति के साथ तालमेल में जीना। बिल्कुल। और फिर एक और थे, एपिक्यूरस, जिनका नजरिया थोड़ा अलग था। लोग अक्सर उन्हें गलत समझते हैं। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो सिर्फ मौज मस्ती की बात करते थे। ये एक आम गलतफहमी है। उन्होंने जरूर कहा कि खुशी का मतलब है सुख की अनुभूति और दर्द से मुक्ति, लेकिन वो तुरंत मिलने वाले छोटे मोटे सुख के पीछे भागने को नहीं कह रहे थे। अच्छा। उनका जोर लंबे समय के सुख पर था। मतलब आज एक चॉकलेट केक खाकर मिलने वाली खुशी से ज्यादा जरूरी है लंबे समय तक स्वस्थ रहने की खुशी। तो वो भी एक तरह से समझदारी की ही बात कर रहे थे। ये कमाल की बात है कि हजारों साल पहले के दार्शनिक सिर्फ अच्छा महसूस करने से आगे की सोच रहे थे। लेकिन ये बातें थोड़ी फिलोसॉफिकल लगती हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में फलने फूलने का कोई प्रैक्टिकल तरीका है? बिल्कुल है। और आधुनिक मनोविज्ञान हमें एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका बताता है। और वो क्या है? आभार यानी कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। लेकिन आभारी होना, इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ थैंक यू कहना है? उससे कहीं ज्यादा। वैज्ञानिक इसे एक तरह का लाइफ ओरिएंटेशन मानते हैं, मतलब जीवन को देखने का एक नजरिया। एक नजरिया? हाँ, जीवन में सकारात्मक चीजों पर ध्यान देने और उनकी सराहना करने का दृष्टिकोण। इसके दो मुख्य पहलू हैं। पहला, ये मानना कि हमारी जिंदगी में अच्छी चीजें हैं, और दूसरा ये कि वो अच्छाई अक्सर
किसी और की वजह से है। एकदम सही। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रयास से या प्रकृति से। ठीक है, तो ये एक माइंडसेट है, पर क्या सच में सिर्फ सोचने का तरीका बदलने से हमारी सेहत पर कोई असर पड़ सकता है? विज्ञान क्या कहता है इस बारे में? असर पड़ता है और बहुत गहरा असर पड़ता है। मानसिक स्वास्थ्य की बात करें तो स्टडीज लगातार दिखाती हैं कि कृतज्ञता खुशी और जीवन से संतुष्टि को बढ़ाती है। ये तनाव के प्रति हमारी सहनशीलता मतलब रेजिलियंस को भी मजबूत करती है। ये बात तो समझ आती है। जब हम इस पर ध्यान देते हैं कि हमारे पास क्या है बजाय इसके कि क्या नहीं है, तो तनाव अपने आप कम लगता है। बिल्कुल, और ये डिप्रेशन और चिंता को कम करने में भी सीधे तौर पे मदद करती है। एक बहुत दिलचस्प स्टडी में पाया गया कि जिन लोगों ने आभार पत्र लिखे उनकी मानसिक सेहत 3 महीने बाद भी काफी बेहतर थी। 3 महीने बाद भी? मतलब इसका असर लंबे समय तक रहता है? हाँ, सिर्फ उस पल के लिए नहीं। ये तो हुई दिमाग की बात, लेकिन क्या इसका असर हमारे शरीर पर भी होता है? ये थोड़ा यकीन करना मुश्किल लगता है। सकती हूँ, जिस रात दिमाग में टेंशन हो उस रात तो नींद ही नहीं आती। सही कहा। और इसका सीधा फायदा हमारे दिल पर भी होता है। हमारे दिल पर? कैसे? कृतज्ञता का अभ्यास ब्लड प्रेशर कम करता है, शरीर में सूजन जिसे इन्फ्लेमेशन कहते हैं वो घटाता है और हार्ट रेट को भी नियंत्रित करता है। एक स्टडी में तो ये भी पाया गया कि हार्ट फेलियर के जिन मरीजों ने आभार जर्नल रखा उनमें बीमारी के बिगड़ने के जैविक संकेत मतलब बायोलॉजिकल मार्कर्स कम हो गए। ये तो अविश्वसनीय है। मतलब सिर्फ अच्छा सोचने या लिखने से शरीर के अंदर बायोलॉजिकल मार्कर्स बदल सकते हैं? बिल्कुल, ये माइंड ओवर मैटर का बेहतरीन उदाहरण है और इसका असर हमारे सामाजिक जीवन पर भी उतना ही गहरा है। अच्छा, वो कैसे? रिसर्च बताती है कि आभारी लोग ज्यादा मददगार, उदार और दयालु होते हैं। वे अकेलापन कम महसूस करते हैं और उनके रिश्ते ज्यादा मजबूत होते हैं। ठीक है, तो हम सब मान गए कि आभारी होना फायदेमंद है। दिमाग, शरीर, रिश्ते सबके लिए अच्छा है। पर इसे करें कैसे? क्या सिर्फ मन में सोच लेना काफी है? सोचना एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन इसे एक एक्टिव प्रैक्टिस बनाने से फायदा कई गुना बढ़ जाता है। तो इसके तरीके क्या हैं? सबसे क्लासिक तरीका है आभार सूची या जर्नल बनाना। ग्रैटिट्यूड जर्नल? हाँ, रोज या हफ्ते में कुछ बार बस 3 से 5 चीजों की लिस्ट बनाना जिनके लिए आप आभारी हैं। ये तो काफी आसान लगता है। क्या इसमें भी कोई ट्रिक है जिससे ये ज्यादा असरदार हो? हाँ, कुछ जरूरी बातें हैं। पहली, सूची बनाते समय स्पेसिफिक रहें। स्पेसिफिक मतलब? मतलब सिर्फ ये लिखने के बजाय कि मैं अपने परिवार का आभारी हूं, ये लिखें कि मैं आभारी हूं कि आज मेरी माँ ने मेरे लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाया। अच्छा, ज्यादा विस्तार से। हाँ, और दूसरी बात, चीजों के बजाय लोगों पर ध्यान केंद्रित करना ज्यादा असरदार होता है। एक और तरीके के बारे में मैंने पढ़ा है, आभार पत्र लिखना, ग्रैटिट्यूड लेटर। ये क्या है? ये सबसे शक्तिशाली अभ्यासों में से एक है। किसी ऐसे व्यक्ति को एक पत्र लिखें जिसने आपके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाला हो, लेकिन आपने कभी उसे ठीक से धन्यवाद नहीं दिया। जैसे कोई टीचर या कोई दोस्त? हाँ, कोई भी। और अगर संभव हो तो उस व्यक्ति से मिलकर ये पत्र पढ़ें। इसका असर आपकी खुशी पर महीनों तक रह सकता है। मैं सोच रही हूँ कि मैं ये खत किसे लिखूंगी। शायद मेरे स्कूल के उस टीचर को। खैर, ये सब घर पर करना तो ठीक है, लेकिन एक जगह है जहाँ थैंक यू सबसे कम बोला जाता है, ऑफिस। हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास है। सर्वे बताते हैं कि 60% लोगों ने काम पर कभी या बहुत कम ही किसी को धन्यवाद दिया है। 60%? हाँ, जबकि सच ये है कि धन्यवाद सुनने वाले कर्मचारी 50% तक ज्यादा प्रोडक्टिव हो जाते हैं। और नौकरी छोड़ने का सबसे बड़ा कारण होता है सराहना महसूस ना करना। ये तो कमाल का आंकड़ा है। मतलब एक साधारण सा थैंक यू कंपनियों को करोड़ों का फायदा करा सकता है। पर यहाँ एक जरूरी सवाल उठता है। जब जिंदगी सच में बहुत मुश्किल हो, कोई बीमारी या कोई बड़ा नुकसान हो रहा हो, तब आभारी होने की बात थोड़ी खोखली नहीं लगती? क्या ये एक तरह की टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं है? आपने बिल्कुल सही और सबसे महत्वपूर्ण सवाल उठाया है। यहीं पर हमें सच्ची कृतज्ञता और जहरीली सकारात्मकता के बीच का फर्क समझना होगा। टॉक्सिक पॉजिटिविटी? हाँ, जहरीली सकारात्मकता हर हाल में खुश और आशावादी रहने का एक दबाव है। इसमें सब कुछ एक कारण से होता है या सिर्फ अच्छी वाइब्स रखो जैसे जुमले शामिल हैं। मतलब जब कोई दुखी हो तो उसे ये कहना कि अरे पॉजिटिव रहो, असल में नुकसान पहुंचा सकता है। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि ये हमारी सच्ची भावनात्मक पीड़ा को नकारता है। ये हमें अपनी भावनाओं को दबाने पर मजबूर करता है, जिससे शर्म और अपराध बोध पैदा होता है। तो फिर सही तरीका क्या है?
सच्ची कृतज्ञता क्या है? सच्ची कृतज्ञता मुश्किल हकीकतों को नकारे बिना जीवन के सकारात्मक पहलुओं को स्वीकार करने का अभ्यास है। ये दोनों और मतलब बोथ हैंड वाली सोच है। बोथ हैंड वाली सोच, इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। जैसे ये स्वीकार करना कि मैं डिप्रेशन से जूझ रहा हूं और मैं अपने थेरेपिस्ट के समर्थन के लिए आभारी हूं। अच्छा। या मुझे अपनी नौकरी खोने का बहुत दुख है और मैं अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता पाने के लिए आभारी हूं। समझ गई। तो आप अपनी मुश्किलों को नकार नहीं रही हैं, बल्कि उनके साथ साथ जो अच्छा है उससे भी देख रही हैं। इट्स नॉट अबाउट इग्नोरिंग द बैड बट एक्नॉलेजिंग द गुड अलोंगसाइड इट। एकदम सही। इस तरह आप अपने पूरे अनुभव को, अपने संघर्ष को और अपने पास जो समर्थन है सबको मान्यता देते हैं। यही सच्ची कृतज्ञता है। तो आज की इस चर्चा से जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो ये है कि एक अच्छे जीवन की खोज कोई नई बात नहीं है। हमने हजारों साल पुरानी ग्रीस से शुरुआत की, जहां दार्शनिक इसे यूडेमोनिया कहते थे। सिर्फ खुशी नहीं, बल्कि एक सद्गुण और उत्कर्ष से भरा जीवन। और फिर हम आधुनिक विज्ञान तक आए, जिसने बताया कि इस फलने फूलने वाली अवस्था को पाने का एक बहुत ही शक्तिशाली जरिया आभार है, जिसके सिद्ध मानसिक और शारीरिक लाभ हैं, बेहतर नींद से लेकर स्वस्थ हृदय तक। और ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, बल्कि एक सक्रिय अभ्यास है, जिसे जर्नल लिखने या आभार पत्र लिखने जैसे सरल तरीकों से जीवन में शामिल किया जा सकता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, यह अभ्यास सच्ची कृतज्ञता का होना चाहिए, जो जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करता है, न कि जहरीली सकारात्मकता का, जो उन्हें नकारता है। संक्षेप में, एक अच्छा जीवन जीने का रास्ता शायद बाहरी परिस्थितियों से ज्यादा हमारे आंतरिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। और अंत में एक विचारणीय बात छोड़ जाते हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में यह भी कहा गया है कि आभार शायद एवोल्यूशन के क्रम में हमारे अंदर इसलिए विकसित हुआ ताकि हम एक दूसरे की मदद करने की प्रवृत्ति को बनाए रख सकें। ये एक तरह का सामाजिक गोंद है। ये तो सोचने वाली बात है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि आभार सिर्फ खुश रहने का एक तरीका नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक अस्तित्व के लिए, एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए एक बुनियादी और प्राकृतिक प्रतिक्रिया है? इस पर जरूर सोचिएगा। अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई तो हेडलाइन को सब्सक्राइब करें, अपनी राय दें और हमें बताएं कि आप भविष्य में किन विषयों पर बात करना चाहेंगे। सुनने के लिए धन्यवाद।